जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी महासंग्राम के वीडियो नंबर 6 से लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम शब्दों का वर्गीकरण का भाग 1 नंबर देखेंगे। इसमें शब्द और शब्दों का वर्गीकरण का पार्ट 1 जो शब्दों को अनेक भागों में बांटा गया है, तो उसके पहले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको हिंदी महासंग्राम जो टीम एजुकेशन गोपीगंज पर चल रहा है, तो रोजाना सीधा टारगेट यूपी टेट के लिए 6 AM पर टीम एजुकेशन गोपीगंज पर हिंदी महासंग्राम की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो यह हिंदी महासंग्राम की वीडियो नंबर 6 आपके बीच लाया गया है, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। इस वीडियो का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और खासकर ये जो टेट संबंधित प्रशिक्षु हैं, यूपीपी प्रशिक्षु हैं, उन सभी के लिए सभी वीडियो, हिंदी की सभी वीडियो लाभप्रद होगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे जो यूपी टेट या अदर एग्जामिनेशन, हिंदी से संबंधित अदर एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले प्रश्न आते रहते हैं। तो पहले हम हिंदी का जब वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम उसके बारे में तो जान लेंगे शब्द क्या है। तो शब्द के बारे में देखें तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। दूसरी परिभाषा अगर देखा जाए तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अगर और परिभाषा देखें तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई को भी शब्द कहा जाता है। यह 3 परिभाषाएं शब्द की दी जाती हैं। आप तीनों परिभाषाओं को याद रखिएगा। पूछा जाने वाला है, ये 2 हैं, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से प्रश्नों को परिभाषा दे करके उसमें आपसे शब्द की परिभाषाओं को देख करके पहचानने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को भी शब्द कहा जाता है। इस तरह से यहाँ से शब्द की बात किया गया तो शब्द का जो अर्थ है, जो शब्द की परिभाषा यहाँ से क्लियर होता है कि शब्द जो है सार्थक वर्ण होना चाहिए, अर्थात ऐसे 2 वर्णों को लें जिसमें किसी ने उस वर्णों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें तभी हम शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके वर्गीकरण पर। चर्चा वर्गीकरण पे बात थी, क्योंकि वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वर्गीकरण की बात किया जाए तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कितने भागों में बांटा गया है, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला नंबर है उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, दूसरा नंबर आपका रचना के आधार पर बांटा गया है, तीसरा नंबर आपका अर्थ के आधार पर बांटा गया है, और चौथा नंबर आपका है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग करने के आधार पर बांटा गया है। अब बात करते हैं इनके अंतर्गत भी कुछ भाग किए गए हैं। तो जो आपका उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, तो पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, और चौथा विदेशी होता है, विदेशज होता है अथवा आगत वर्ण होता है, पांचवा आपका संकर वर्ण होता है, संकर शब्द होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत वर्ण, इसके बाद लास्ट है आपका संकर। यह उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। बात करते हैं रचना के आधार पर। जो रचना के आधार पर बांटा गया है दोस्तों, वो भी 3 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला आपका है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा यौगिक रूढ़ शब्द के रूप में बांटा गया है। किसको दोस्तों? रचना के आधार पर जब शब्दों को बांटा गया तो 3 प्रकार से बांटा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका अर्थ के आधार पर। तो जो अर्थ के आधार पर है उसे भी देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के रूप में बांटा गया है। किसके रूप में? अर्थ के आधार के रूप में। 4th नंबर आपका आता है
फोर्थ नंबर आपका आता है प्रयोग करने के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर आपका विकारी होता है और अविकारी शब्दों के रूप में विभाजित किया गया है। एक बार फिर से शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप देख लीजिएगा। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। और दूसरा नंबर रचना है, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। और तीसरा नंबर आपका अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। और प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। इन सभी टॉपिकों पर अलग अलग चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे केवल वर्गीकरण का एक चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश किया गया। आगे चलते हैं और देखते हैं एक एक टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर, केवल उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो जब आपकी आएगी तो आपका रचना के आधार पर होगा। तो आइए देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे कैसे बांटा गया है और किन किन शब्दों को रखा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण होता है मुख्यतः 5 भागों में। आपने अभी पढ़ा पीछे कि मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला नंबर आपका तत्सम था, इनके बारे में देख लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब इसका सीधा आशय है कि जो संस्कृत में शब्द बोले जाते हैं वे शब्द हिंदी में भी उसी तरह ढंग से ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अथवा संस्कृत के शुद्ध भाषा को ही तत्सम कहा जाता है। तत्सम में प्रायः पहचान आप कैसे करेंगे? जो तत्सम में प्रायः शब्द जो आते हैं वो छत्रिछ, त्र, ज्ञ, व, ड़, श तथा अर्धस्वर भी आते हैं। अर्धस्वर क्या होता है? य और व, य और व अर्धस्वर के रूप में माने जाते हैं। तो ये तो थी तत्सम। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के शुद्ध रूप को तत्सम कहते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तद्भव। तो तद्भव को भी देख लीजिए। जो तद्भव होता है आपका तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, या संस्कृत भाषा के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। जैसे अग्नि लिखा जाता है, अग्नि को क्या बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में? तो आग बोला जाता है। कार्य होता है तो कार्य को काज बोला जाता है। इस तरह से जो हिंदी संस्कृत में आपको अग्नि बोला जाता है तो यह बिगड़ा रूप है आग, तो यह आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। अर्थात संस्कृत का जो शब्द है उसका बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है। अथवा कह लीजिए कि जो शब्द का शुद्ध शब्द का अशुद्ध शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। आगे बात करते हैं देशज की। देशज में क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो देशज यानी आपने देश की स्थानीय बोलियों अथवा उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी अथवा देशज शब्द कहलाते हैं। क्या दोस्तों? स्थानीय बोलियों अथवा उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी अथवा देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, भोपू, तेंदुआ, कबड्डी आदि, ये सब क्या है आपका? देशज। इसी में आपका लोटा, थरिया, ये सब क्या है आपका? देशज शब्द हैं। लोटा, थरिया, गिलास, कटोरी, ये सब आपका क्या है? देशज शब्द है जो स्थानीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। बात करते हैं विदेशज शब्द, जिसे आगत शब्द के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आगत शब्द के रूप में भी जाना जाता है, आगत शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें विदेशी अथवा आगत शब्द कहते हैं। जो शब्द अपनी भाषा का नहीं हो, किसी दूसरी भाषा से लिया गया हो, उन्हें विदेशी शब्द अथवा विदेशज शब्द अथवा आगत शब्द कहा जाता है। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि, ये सभी क्या है? विदेश से, मतलब कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं को, आगत भाषाओं को। तो पहले नंबर पे आप बात करेंगे हम
कुछ महत्वपूर्ण फारसी शब्दों को, तो फारसी शब्दों में कुछ देख लेंगे कौन कौन से ऐसे फारसी शब्द हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह कौन से शब्द का बना है। तो पहला नंबर है अफसोस, आबरू, आराम, आदमी, कबूतर, कमीना, खामोश, खुश, खूब, खरगोश, चादर, चश्मा, चेहरा, जहर, जादू, दुकान, दवा, नामर्द, बीमार, सितार, सरकार आदि। अब जो ये शब्द पूरे शब्द बोले गए हैं या शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द कौन सी भाषा के कहलाते हैं? फारसी शब्द के जो भाषा है उनके शब्द कहलाते हैं। फारसी भाषा के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का शब्द है या फारसी भाषा का शब्द है अथवा किस भाषा का शब्द है, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप इन शब्दों को भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगली भाषा की। अगली भाषा आपका अरबी भाषा है। अरबी शब्दों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अरबी शब्दों को। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अरबी शब्द हैं उसमें देख लेते हैं अजीब, अदा, अक्ल, आदमी, इलाज, उम्र, औरत, औलाद, कर्ज, किस्मत, खराब, गरीब, जनाब, जालिम, दिमाग, नकल, मुसाफिर, मतलब, वारिस, वकील और हवालात। ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द कहे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यूपी टेट और सी टेट और अदर एग्जामिनेशन जो जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, जैसे पुलिस हुआ और एनटीपीसी वगैरह, रेलवे वगैरह हुआ, तो उसमें भी ये सभी शब्द पूछे जाते हैं। हिंदी के ये सभी वीडियो उनको भी काम देगा, तो आप इस वीडियो को लाभ जरूर लीजिएगा। और आपके दोस्त अगर यूपीपी से संबंधित हैं, रेलवे से संबंधित है, तो उनको भी यह वीडियो भेजिएगा और एक बार देखने के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली भाषा की बात करते हैं। जो अगली भाषा है आपका पुर्तगाली भाषा। तो पुर्तगाली भाषा को भी देख लेते हैं। तो पुर्तगाली भाषाओं में अलकतरा, जिसको डामर बोलते हैं, जो सड़क पे गिराया जाता है, अलकतरा, अननास, आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, कमीज, कॉफ़ी, काजू, गमला, गोभी, तौलियाँ, फीता, मिस्त्री आदि। ये सभी आपका कौन सी भाषा का है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद कुछ चीनी भाषाओं को और जापानी भाषाओं को भी देख लेते हैं। तो जो चीनी भाषाओं में चाय, चीकू, लीची, चीनी, ये सब चीनी भाषाओं के शब्द कहे जाते हैं, चीनी भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द हैं। और जापानी भाषाओं की देखें तो रिक्शा आपका जापानी भाषा से लिया गया है। रिक्शा आपका कहाँ से लिया गया है? जापानी भाषा से लिया गया है। बात करते हैं आपका अपने 5वें नंबर की जो शब्द था, शब्दों के भेद में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का भेद था, उसमें 5वां नंबर आपका संकर वर्ण था, संकर शब्द था। तो संकर का मतलब होता है कि उत्पन्न होना, यानी दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जब दो भाषाओं का मेल होकर के एक नए शब्द का रूप धारण करता है तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अलग है, गाड़ी अलग है। जांचकर्ता, उसके बाद छायादार, पानदार, सीलबंद, किताब घर, तहसीलदार, ये सभी क्या है आपका संकर वर्ण कहे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जांचकर्ता में क्या है? जांच जो है आपका हिंदी का शब्द है और कर्ता आपका संस्कृत का शब्द है। छायादार में छाया आपका संस्कृत है, किंतु दार आपका फारसी शब्द है। पानदान में पान जो है आपका हिंदी और दान आपका फारसी। इसी प्रकार से सीलबंद देखें तो सील अंग्रेजी और बंद आपका फारसी। इस तरह से आपके बहुत सारे वर्ण आपको मिलेंगे जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि किन किन भाषाओं का मेल है अथवा कौन से भाषा आगत वर्ण है, कौन से भाषा विदेशी है, कौन से भाषा देशज है, कौन से भाषा आपका
पुर्तगाली है। इस तरह सभी प्रश्नों को पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और आज की वीडियो बस यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले वर्गीकरण पर, हिंदी के अगले वर्गीकरण पर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, उसके बाद शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा, चाहे वह यूपीपी की तैयारी कर रहे हों या रेलवे की तैयारी कर रहे हों। आप ज़रूर भेजिएगा उन्हें, क्योंकि उन्हें भी यह वीडियो काम देगा। और वीडियो को कमेंट करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उन्हें बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।